बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सुबह बखैर। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और आज हमजा के पास एक बड़ी अहम खबर है आपके पास सुबह सुबह। अहम नसीहत है मेरे लिए भी, सबके लिए भी फरा, कि अगर हम घर से निकलते हैं, हम सबको पता है कि सुबह हमारा ऑफिस 8 बजे लगना है, बच्चों को स्कूल कितने बजे छोड़ना है, तो 5 मिनट पहले निकल आएँ। ऐसे देर से निकलते हैं, फिर एक दूसरे के अंदर, मोटरसाइकिल गाड़ी के आगे आ रही है, गाड़ी रिक्शे के आगे आ रही है, रिक्शे वाला वैसे किसी को नहीं देख रहा, थोड़ा सा पहले निकल आएँ ताकि सब आसानी से चले जाएंगे। फिर सब फंस जाते हैं और चौक के अंदर जो है ऐसे बंद सब ट्रैफिक। ये हमारा ना एक कौमी रवैया भी है। अताउल्लाह कासमी साहब की एक किताब है गैर मुल्की सयाह का सफ़रनामा, अगर आप पढ़े ना तो उसमें एक जगह बड़ी मज़े की हो, कहता है कि वो सयाह जो है वो कहता है कि मैंने देखा कि ट्रेन आ रही है, फाटक बंद है, एक साइकिल वाले ने साइकिल कंधे पर रखी, फाटक क्रॉस किया, मैंने कहा पता नहीं क्या इमरजेंसी है इसको। थोड़ी देर आगे जाके देखा तो देखा कि वो एक तमाशा बंदर का जो है ना वो लगा हुआ था वहाँ देखने के लिए, बड़े शौक के साथ। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया। तो एक रवैया भी है हमारा कि हमने दूसरे को जगह नहीं देनी, हमने उसको नहीं गुजरने देना, भले उसके लिए हमें कुछ करना पड़ जाए। हालांकि हमें हुक्म है कि रास्ते आसान करो, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो। सो हमजा की नसीहत ध्यान में रखें। तो बस 5 मिनट पहले निकल जाएं, कल से 5 मिनट पहले निकलना शुरू कर दें ताकि इन मसाइल का किसी को सामना ना करना पड़े। हम टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आने लगी, केसेस बढ़ने पर सिनेमा, थिएटर्स, मज़ारात फौरी बंद करने का हुक्म। NCOC ने बड़े इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश भी कर दी। बैन सूबाई वज़राए तालीम का इजलास 16 नवंबर को तलब कर लिया गया। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, पंजाब में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। लाहौर में 6 रूट्स पर ग्रीन बसें चलेंगी। स्मोक के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम फाल किया जाएगा। दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में कैप्टन होंगे। सरफराज अहमद की टीम में वापसी। मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक, असद शफीक ड्रॉप। अलीपुर में पहले जदीद बायोफ्लाक फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट का आगाज। 4 मीटर का पाउंड बनाकर 3 से 4,000 मछलियों की फार्मिंग की जा सकती है। आखिरी खबर से वैसे मुझे ना ट्राउट फार्मिंग याद आएगी, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर जो है वो अपना रंग दिखाने लग पड़ी है, इसलिए कि अब मुल्क में मस्बत केसेस की शरह मुसलसल 5% से ज़ायद रिकॉर्ड हो रही है। और सरकारी जो आदादो शुमार हैं उनके मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 31,889 टेस्ट किए गए, जिसमें से 1,808 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कल हमने केसेस बताए थे, उनसे भी ये 100 केसेस बढ़ गए हैं। अच्छा, और कितना नंबर कैसे इंक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली। अगर आप एक ग्राफ बनाए ना तो ये मुसलसल राइज पर है, जबकि मजीद 34 अफराद जो हैं उनकी इंतकाल हो गया है इस वायरस की वजह से। कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद पूरे मुल्क में 3,48,184 हो गई है, जबकि अम्वात की मजमूई तादाद 7,021 तक जा पहुंची। ये हम मार्च अप्रैल में वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं फरा, कि जिस वक्त स्टार्ट हुआ था और हम ऐसे ही कर रहे थे कि आहिस्ता 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 बढ़ते चले जा रहे हैं केसेस। और फिर हमारे बड़े अच्छे इकदाम थे जिनकी वजह से हमने उस कर्व को जो है वो स्ट्रेटन कर लिया था और हम बच गए थे। फिर मौसम ने, अल्लाह ताला ने हमें बहुत साथ दिया था। इस दफ़ा एहतियात नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस के मुस्बत आने की शरह 5.3% रही है। ये 2.5% थी जब हमने लॉकडाउन लगाया था। और NCOC ने वायरस के बढ़ते केसेस के बायस मज़ारात, सिनेमा और थिएटर बंद करने की तजवीज़ भी दे दी है। और रेस्टोरेंट्स पर रात 10 बजे तक बाहर बैठकर खाना खाने और खाना घर ले जाने की इजाज़त होगी। कोरोना केसेस बढ़ने पर वज़राए तालीम का इजलास 16 नवंबर को तलब कर लिया गया है। और पहले बात की जा रही थी कि मौसम सरमा की जो है तातीलात नहीं की जाएंगी, और अब पेशगी ये तातीलात देने की बातें शुरू कर दी गई हैं और इस पर गौर भी किया जा रहा है। फिर मसाजिद के हवाले से भी कुछ बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। और मैं अपने बच्चे के जरिए से बताऊंगी, चूँकि वो ऑथेंटिक न्यूज़ हो सकता है ना हो, लेकिन उससे कहा वेल्स में यानी UK में उन्होंने CIEs जो है वो कैंसिल किए हैं दोबारा से, जैसे पहले CIEs जो है नहीं हो सके थे, या एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन किए हैं। तो इसका मतलब है कि ये इम्कानात मौजूद हैं इस तरह की चीज़ों के।
वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा, NCOC मुसलसल वार्निंग्स दे रहा है और मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घर फौरी तौर पर बंद करने का उन्होंने एक सजेशन दी है। सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है क्या, और क्या ये इक़दाम काफ़ी होंगे? अस्पताल में जो केसेस हैं और आप जो सूरत हाल देख रहे हैं उस बारे में हमें बताइए। देखिए, केसेस वाकई बहुत बढ़ रहे हैं। अस्पतालों के अंदर अब ऐसा जगह खत्म होना दोबारा हो रही है। जगह भी है मगर डेफिनेटली निस्बतन पिछले महीने और इस महीने के अब जगह काफ़ी कम हो गई है अस्पतालों के अंदर। आई थिंक इक़दाम तो उठाने हैं, मगर इसमें देखिए सबसे ज़रूरी बात यही है जो हमेशा हम कहते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग भी मास्क पहने, हुजूम में ना जाएं, बाहर ना जाएं, हाथ साफ रखें। बिकॉज गवर्नमेंट एक हद तक कर सकती है मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेंचुअली हमारे पे फॉल होती है कि हम ये वायरस ना फैलाएं। ठीक है, ठीक। डॉक्टर साहब, क्या ये मौसम सरमा है जिसकी वजह से वायरस दोबारा फैल रहा है या कुछ और वजूहात भी हैं? आई थिंक कोई एक वजह नहीं है। मौसम समा डेफिनेटली इसका पार्ट है। हमको पता है कि सर्दी के ज़माने में नज़ला, खांसी, जुकाम वाले वायरस वैसे ही ज़्यादा अच्छा फैलते हैं। उसके साथ साथ ये भी है कि ये वायरस कुछ हफ्तों से ऐसा बढ़ रहा था और अब आई थिंक इतने उसकी मिकदार हो गई कम्युनिटी में कि अब उसने बस एक एक्सप्लोजन शुरू कर दिया है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, तालीमी इदारों को लेकर ना एक डिबेट चल रही है। बच्चे जो हैं वो खुद तो इफेक्ट नहीं होते, करियर होते हैं, बंद करने चाहिए, नहीं बंद करने चाहिए। हमने ये भी देखा कि कोरोना केसेस से टीचर्स इफेक्ट हुए। आपका इस पे क्या सजेशन है? एज वायरोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या अहम फैसला होना चाहिए इस बारे में? देखिए, आई थिंक स्कूल्स निस्बतन इतने हाई रिस्क नहीं होते एज लॉन्ग एज आप SOP फॉलो करें। स्कूल के अंदर अगर आप बच्चों को दूर रखें, खिड़कियां खोलें, वेंटिलेशन करें। आई थिंक अगर इसको कंपेयर करें जैसे कि एक सिनेमा हॉल हो गया या कोई दफ्तर हो गया जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, आप 8 घंटे वहाँ पे, या इवन एक बिजी सुपरमार्केट हो गया, वो ज्यादा हाई रिस्क एरियाज हैं कंपेयर टू स्कूल एज लॉन्ग एज आप SOP फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि गवर्नमेंट को क्या इस वक्त हिकमत अमली अपनानी चाहिए है? क्या अभी यही कुछ होना चाहिए जो SOPs के हवाले से कहा जा रहा है, या हमें एक कदम आगे चलना चाहिए जैसे हम वेस्ट में देख रहे हैं, यूरोप के अंदर कुछ सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं? आई थिंक अगर चीज़ें इस तरह से चलती रही तो ये सख्त इक़दाम आने वाले हैं। आई थिंक बिकॉज चक्कर ये कि हुकूमत जो है वो रेट्स देखती है, वो देखती है कि कितने केसेस आ रहे हैं, उसी हिसाब से फिर वो मुख्तलिफ इसमें SOPs शामिल करते रहते हैं। ये नहीं कि आप बहुत मुश्किल SOPs शुरू में कर लें या बाद में जाके आप अपने SOPs छोड़ दें। आप सिचुएशन देखते हैं और SOPs को फॉलो करते हैं। अगर चीज़ें बेहतर नहीं होती, अगर हमने खुद ख्याल नहीं किया, तो फिर ऑब्वियसली फिर आप और भी सख्त इक़दाम करना पड़ेगा हमको। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब हमें इन्फॉर्म करें तो यार यही इन्फॉर्मेशन हमें सब दे रहे हैं। हाथ धोना बार बार, मास्क लगा के रखना, 6 फुट का फासला रखना, गैदरिंग इज्तिमात से परहेज करना और अपनी हिफाजत करना ही वाहिद वो एहतियाती तदाबीर है जो दुनिया का हर डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है। वैक्सीन मौजूद नहीं है, एहतियात ही इलाज है इस वक्त। और अब हम बात करेंगे कराची से। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद फूड कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सईद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी साहब, कहिएगा कि NCOC के फैसले के मुताबिक अब से रेस्टोरेंट्स रात 10 तक बाहर बैठकर खाना खिला सकते हैं और लोग वहां से टेक अवे कर सकते हैं। क्या आपको इस हवाले से कोई हतमी नोटिफिकेशन मिला है? कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और थैंक यू फॉर आपने हमें ज्वाइन किया। दरअसल में ये अभी तक इसका कोई हतमी नोटिफिकेशन हमें नहीं आया है, लेकिन ये मीडिया के ज़रिए से जैसे कि टेलीविज़न के ऊपर जो है ना वो जो है हमें इस चीज़ का मालूमात हुई है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन के तौर से नहीं आया है। ठीक है, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा आप मामूल के मुताबिक खोलते रहेंगे या टेलीविज़न की दी हुई इत्तला के मुताबिक आप बंद करेंगे और उसके मुताबिक ऑपरेट करेंगे? नहीं, एहतियात तो हमने अब से ही शुरू कर दी है और सुनने में यह है कि शायद 16 से जो है ना ये लागू होगा। सही, लेकिन ये नौबत ही क्यों आई है कि रेस्टोरेंट्स को बंद करने पे गौर किया जा रहा है? गलती के मालिकान की है कि SOPs पे अमल दरामद नहीं हो सका? ये ग्राहकों की है कि उन्हें समझाते भी रहे तब भी वो नहीं उस पर अमल दरामद जो है वो करते, उस पर फॉलो नहीं करते उसे? जी बिल्कुल, मसला दरअसल में ये है कि चाहे वो रेस्टोरेंट्स वाले हों, चाहे वो मॉल वाले हों या दुकानदार हों, उन हमारी सबकी कोशिश यही है कि हम 100% SOPs पे अमल करें और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं।
لیکن جو آنے والے کسٹمرز ہیں نا ان کو کون سمجھائے گا, پبلک کو کون سمجھائے گا کہ بھئی یہ آپ کی صحت کے لیے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. جیسے کہ اگر ہمارے ریسٹورنٹ میں کوئی کسٹمر آتے ہیں اور ہم ان کو ماسک دیتے ہیں یا کچھ دیتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو بہت فیل کرتے ہیں, بہت برا مانتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. برا ماننے کی میں کیا کہتے ہیں آپ کو جب آپ انہیں ماسک دیتے ہیں تو آگے سے مطلب کیا کہتے ہیں وہ کہ آپ ہمیں ماسک کیوں دے رہے ہیں؟ بس وہ اس کو شاید اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں. خاص طور سے خواتین کو اگر ماسک دیا جائے تو ایک محترمہ کہنے لگی کہ یہ ماسک آپ پہن کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں, کھانا تو نہیں کھا سکتے, لیکن یہ ایک ایسا پیس ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو لہٰذا پلیز آپ اس پہ عمل درآمد کریں. تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی دشواریاں آتی ہیں. دوسری چیز یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے, جیسے فرض کیجیے ایک گھر کے 6 آدمی ہیں, وہ ہر ایک چاہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ بیٹھیں. اب ہم سے کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی ہوئی ہے. یہ میں فائن ڈائن کی بات کر رہا ہوں, جو ڈائن ان کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی آپ نے جو کیا ہے کہ آپ ادھر سے ایک آدمی کرسی اٹھا کے لے آئے گا, ادھر سے محترمہ کرسی لے آئیں گے. اب آپ ان کو ہٹا نہیں سکتے, کچھ کہہ نہیں سکتے. اور پھر انہوں نے واپس بھی ایک ہی گاڑی کے اندر جانا ہے جتنی بھی سوشل ڈسٹینسنگ کر لی جائے. قریشی صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ کیوں ریسٹورنٹس کی بات ہوتی ہے, کیوں شادی ہالز کی بات ہوتی ہے, جب بھی کرونا ایس او پیز کا ذکر ہو یا پھر بات کی جائے کہ بند کیا جائے, سب سے پہلے ان کی بات کیوں ہوتی ہے, ایسا تاثر کیوں ہے؟ ہمیں بھی اس چیز سے تھوڑا سا وہ ہے, کیونکہ دیکھیں کرونا تو ایک چیز ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اس سے نمٹنا ہے, دعا بھی کرنی ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بالکل, کیونکہ ایک چیز ہے کیونکہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا اپنے ہیلتھ کو دیکھنا ہے. اور ہمارے جو اس وقت جو ہمارے میڈیکل پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہیں, سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلا جو کرونا آیا تھا انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور پوری قوم کی حفاظت کی. اور یہ ہمارے جتنے بھی میڈیکل اسٹاف ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وہ ہماری صحت کا خیال رکھتے ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ہماری صحت کا خیال رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے عوام ہونے کے ناطے کہ جو ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہم سے کہہ رہے ہیں ہم اس پہ عمل کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا آپ ریسٹورینٹس والے بھی اس سارے فیصلے کے اوپر خوش دلی کے ساتھ عمل درآمد کریں گے پھر, مطلب اس پہ کوئی احتجاج, کوئی آپ کی ناراضگی نہیں؟ جی انشاءاللہ, بلکہ ابھی تک ہو ہی رہا ہے. نہیں جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ٹیک اوے ہوگا, ہمارے اپنے لیے نا, ہماری بھی تو جان ہے نا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہماری بھی تو جان ہے نا. اگر اب خدا نہ یہ تو ایک دوسرے سے لگے گا نا, کوئی اگر آ گیا کرونا والا تو ہمیں کیا پتا, تو ہمارا اسٹاف تو آلریڈی ایس او پیز پہ عمل کر ہی رہا ہے الحمدللہ. جتنے بھی آپ کراچی میں, اچھا اب بیچ میں مسئلہ یہ ہے کہ سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا. اب چند ایک ریسٹورینٹ ایسے ہیں کہ جو نہیں کرتے. بالکل صحیح, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور انہوں نے صحیح کہا, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ سے کر کے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, اس لیے کہ ویسے تو اعتراض آ رہا ہے کہ ہم بے شک ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے, ہم تو عمل نہیں کرنے والے. ہم تو عمل نہیں کرنے والے, ہم تو ریسٹورینٹس ہیں یا مارکیز جو ہیں وہ بند نہیں کریں گے. ایک اور اہم جو ہے پروگریشن کی طرف چلتے ہیں, ایک اہم ڈیولپمنٹ کی طرف چلتے ہیں. گلگت بلتستان میں اپنی انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے اور چلانے والوں کی چائے کی میز پر سیاسی ملاقات ہوئی جو کہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے ہوٹل میں اپنی قیام گاہ پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو چائے پہ مدعو کیا تھا. سیاست میں, پاکستان کی سیاست میں ایسا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے کہ آپ ایک طرف الیکشن کیمپین چلا رہے ہوں, بیان بازی ہی صرف نظر آتی ہے, دوسری طرف چائے پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. لیکن پی ڈی ایم بھی تو چل رہا ہے نا ساتھ ساتھ, تو پی ڈی ایم میں ایک دوسرے کے سیاسی حریف بھی تو ہے, تو جہاں پہ یہ اس وقت حریف اینڈ حلیف وہ دونوں جو ہیں وہ ایک رول ٹویسٹنگ, رول چینجنگ ہوتا رہتا ہے. اب ہم حریف ہیں, اب ہم حلیف ہیں. اور دونوں جماعتوں میں وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی ہے. اسی دوران ملک کی مجموعی صورتحال, مستقبل کی حکمت عملی اور گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے, جس میں دونوں اپنے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں, تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے. لیکن ملک کا جو سیاسی پارہ ہے وہ تو ہائی ہو رہا ہے. جماعت اسلامی بھی اب حکومت مخالف احتجاج کی راہ پر چل چکی ہے. جماعت اسلامی نے اسی ماہ کے آغاز میں باجوڑ میں جلسہ کر کے حکومت کے خلاف طبل جنگ بجا دیا تھا. پی ڈی ایم میں شامل 11 جماعتوں کے احتجاج سے تو حکومت گرانا ہے, لیکن جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ وہ عوام کی امنگوں کی آواز بن کر آسمان کو چھوتی مہنگائی, غربت اور بے روزگاری کے خلاف سراپا احتجاج ہے. اور امیر جماعت اسلامی سراج اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں نے ملک کے 22 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن کر دی اور یہ پی ڈی ایم کے حق میں بھی نہیں تھے, اور مہنگائی شامل بھی نہیں ہوئے. بے روزگاری اور بد امنی ان کا کہنا ہے کہ عروج پر ہے. حکومت میں کوئی اہلیت ہوتی تو عوام کی مشکلات کو کچھ تو کم کیا جاتا. تو جماعت اسلامی جو ہے الگ ہی صحیح, لیکن ہے حکومت کے خلاف اسی طریقے سے اب جلسے ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب.
अस्सलाम वालेकुम, हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फरमाइए कि पीटीआई ने पहली बार हुकूमत बनाई है, पहली बार गवर्नमेंट में आए हैं और अभी अपनी मुद्दत भी पूरी नहीं की है। आप हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए हैं, ये कहना कबल अज़ वक्त नहीं है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है या मसाइल पे काबू पाने में कामयाब नहीं हो पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इस तहरीक का बुनियादी मकसद पीटीआई के हाथों आवाम पर महंगाई और बेरोज़गारी के जो कोड़े बरसाए जा रहे हैं, आवाम को उनसे महफूज करना है और इन कोड़ों को बंद करना है। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अभी हुकूमत इसलिए नहीं आई थी कि ये मुद्दत पूरी करे, ये इसलिए आई थी कि इसने कौम के साथ वादे किए थे कि हम आपको नौकरियां देंगे 1 करोड़ की तादाद में, हम आपको मकानात देंगे 50 लाख की तादाद में, और हम पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को कम करेंगे और 48 रुपये 50 रुपये पर लाएंगे। हम डॉलर की कीमत कम करेंगे और 168 पर लाएंगे। इन्होंने वादा किया था ना कि हम एक छोटा सा काबीना बनाएंगे और आवाम पर बोझ नहीं बनेंगे। इन्होंने कौम के साथ वादा किया था कि हम बैरूनी कर्ज़े मज़ीद नहीं लेंगे, इसलिए कि पहली हुकूमतों ने बहुत बोझ डाला है आवाम पर। इन्होंने वादा किया था, आपको याद है, कि हम गवर्नर हाउसेस को यूनिवर्सिटियों में बदलेंगे और लोगों के लिए तालीम के दरवाज़े खोल देंगे। जी। इन्होंने वादा किया था कि हम वीआईपी सिस्टम ख़त्म करेंगे, कौम की बच्चों को एक निसाब और एक निज़ाम देंगे और मुल्क में जो इस्तेहसाल है इसका ख़ात्मा करेंगे। तो हम वो वादे याद दिला रहे हैं, और ख़ास कर इस मुल्क में जो इस वक्त सांस लेना मुश्किल हो गया है आवाम के लिए, इनकी महंगाई और इनकी बेरोज़गारी की वजह से हम चाहते हैं कि बेरोज़गारी और महंगाई जो आवाम के ऊपर उन्होंने मुसल्लत किया है, ये वापस ले ले। तो हम आवाम के लिए निकले हैं। मुद्दत 5 साल हो 4 साल हो, एक आम आदमी का इस सवाल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि 5 साल पूरा करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी और 5 साल पूरा नहीं करेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे। ये नहीं है। आप आवाम के साथ वादे पूरे करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा। अगर आप वादे पूरा नहीं कर रहे हैं और हर रोज़ एक नया यू टर्न ले रहे हैं, तो इसके नतीजे में आवाम भी नाराज़ होंगे और मखलूक का जो खालिक है वो भी आपसे नाराज़ होंगे। तो इसलिए हम मैदान में खड़े हैं। हमारा मसला अपना कोई ज़ाती मसला नहीं है कि मेरा कोई कारखाना बंद किया है या कोई बिल है मैंने अदा करने या कोई कमीशन का या नेब का है। मैं 100% मेरी जमात आवाम के लिए, हम गली और कूचों में, चौक और चौराहों में निकले ठीक हैं। है सिराजुल हक साहब, पीडीएम में शामिल जो 11 जमातें हैं वो भी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर हैं। आपके और उनके एहतजाज में अब फ़र्क क्या है, क्योंकि आप हैं अलग अलग? देखिए, पीडीएम जिन जमातों का मजमुआ है और जो पार्टियां उनको लीड कर रही हैं वो तो पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग है। तो पीपल पार्टी की तो अब भी हुकूमत है ना सिंध में। अगर उनके साथ कोई विजन है, कोई एजेंडा है, कोई प्रोग्राम है रिलीफ का, गरीब आदमी के लिए कोई भलाई का प्रोग्राम है तो करके दिखाएं। उसका रास्ता किसने रोका है, उनके हाथ किसने बांधे हैं? और मुस्लिम लीग की हुकूमत तो कल तक थी ना, 2018 तक, और इससे पहले भी 2 बार उनने हुकूमत ही की है। बल्कि हमारी जो सियासी लाइफ है उसमें या पीपल पार्टी ने हुकूमत की है या मुस्लिम लीग ने हुकूमत किया है या जर्नैलों ने हुकूमत की है। इसलिए इस वक्त जो कुछ हम देख रहे हैं ये भी कोई नया अफसाना नहीं है, ये उस कहानी का एक तसलसल है जो परवेज़ मुशर्रफ पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के दौर से चला रहा है। पीडीएम और पीटीआई का इख्तिलाफ किस चीज़ पर है? क्या तालीमी पॉलिसी पर इख्तिलाफ है? नहीं। क्या कश्मीर पॉलिसी पर इख्तिलाफ है? नहीं। क्या वर्ल्ड बैंक और IMF के कर्ज़े लेने और न लेने, उनके ग़ुलामी करने और न करने पर इख्तिलाफ है? नहीं। क्या सनती और माश और ज़री पॉलिसी पर इख्तिलाफ है? नहीं। क्या उनका झगड़ा इस चीज़ पर है कि एक कहता है कि मुल्क में सूदी निज़ाम होना चाहिए और दूसरा कहता है कि नहीं, सूदी निज़ाम नहीं होना चाहिए? नहीं। क्या अमरीकी साम्राज्य ताकतों के आगे झुकने और न झुकने पर इख्तिलाफ है? नहीं।
इनका एजेंडा और सारा प्रोग्राम तो एक ही है। अगर कोई इख्तिलाफ है तो इस चीज़ पर कि पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है, कल इनका जो दूध का बोतल इनके हाथ में था, कल उन लोगों के मुंह में था, आज इनके मुंह में है, तो उस बोतल के लिए लड़ाई है और उसी फीडर के लिए लड़ाई है, अवाम के लिए तो नहीं है। अवाम के लिए तो अवाम, अभी आपने देखा ना जो असासे जाहिर किए हैं आपके कौमी असम्बली के मेंबरान ने और आपके सेनेटर्स ने, अक्सरियत अरबपति है। तो ये अलमिया है ना कि एक गरीब काश्तकार की नुमाइंदगी एक जालिम जागीरदार करता है ईवान में, एक मजदूर की नुमाइंदगी और तर्जुमान कारखानादार करता है, एक बिलियनियर जो बिलियन दौलत रखता है उनके मजदूर की नुमाइंदगी वो करोड़पति और बिलियनपति करता है। तो ये अलमिया है हमारे मुल्क का। इसलिए शहजादा और शहजादों की सियासत, इससे अवाम को कुछ नहीं मिलना है। इनकलाब तब्दीली उस वक़्त आप देखेंगे जब ईवान के अंदर गरीब का बेटा बैठेगा, वो गरीब का मसला हल करेगा। एक काश्तकार पहुंचेगा, वो दहकान और काश्तकार का मसला हल करेगा। एक मजदूर बैठेगा, वो मजदूर का मसला हल करेगा। एक गरीब आदमी जाएगा, उसको पता होगा ना कि अगर बाप बीमार हो और आपकी जेब में पैसे भी ना हो और आप डॉक्टर का फीस अदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक गरीब को पता चलता है ना कि अगर 30 दिन पूरे हो जाए और बिजली का 2000 बिल आ जाए और आपके साथ पैसा ना हो और मीटर रीडर खड़ा हो, आपका मीटर काट रहा हो, एक गरीब आदमी को एहसास है कि अगर रात को आप घर वापस आते हैं और आपको रोज के मजदूरी ना मिले और छोटे बच्चे भी आपके हाथों को देखता है कि अब्बू ने क्या पल लाया होगा, और आपकी बीवी भी देखती है कि कोई 5-6 दिन के लिए आटा का इंतजाम तो क्या होगा, और आपके आंखों में आंसू के अलावा और कुछ ना हो, इसलिए कि सारा दिन फुटपाथ पे आप इंतजार करें और कोई आपके सलाहियतों से काम लेने वाला ना मिले, कोई आपको मजदूरी का मौका ना दे। खुदा की कसम इस वक्त जो लोग वहां पर बैठे हैं उन्होंने एक दिन इस तरह नहीं देखा है। हमने फुटपाथों पर दिन और रात गुजारे हैं, हमने फुटपाथों पर रातें गुजारी। हम जानते हैं कि अगर फुटपाथ पे रात गुजारने पे मजबूर हो जाए इंसान पे क्या गुजरता है। अगर आपका अपना घर न हो और किराए के मकान में रहते हैं और हर महीने किराया घर का जो मालिक है वो कोड़ा लेकर आपके सामने खड़ा हो कि किराए में इजाफा करो वरना फिर इस सर्दी के मौसम में आपको घर से निकालूंगा, और आपको दाएं और बाएं भी मालूम ना हो कि बच्चों को लेकर मैं कहां पहुंचूं, ये वो आदमी जानता है जिस पर ये वक्त गुजरा हो। तो ये जो लोग इस वक्त ईवानों में मौजूद है, 73 सालों से यही लोग मुसल्लत है। ये कौन सी सियासत है? बड़ा भाई उधर मुस्लिम लीग का तर्जुमान है और छोटा भाई यहाँ पीटीआई का तर्जुमान है, वो उनकी वकालत करता है, ये इनकी वकालत करता है, और मेरे लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। उनका गैराज एक है, बैंक अकाउंट, जायदाद, प्रॉपर्टी कुछ एक है, लेकिन आपस में यही अंडरस्टैंडिंग है। अगर पीपल पार्टी की हुकूमत हो तो बिल्कुल सही जो आप फरमा रहे हैं। पार्टली तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है ना, उनका भी यही कहना है कि साबिका हुकूमतों का दिया हुआ बैगेज है जिसकी वजह से आज अवाम जो है महंगाई के इस दलदल में उतरे हैं। हमें उनके लिए गए कर्जों को उतारने की वजह से मुश्किलात का सामना है। क्या आपके पास महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए कोई प्लान है जो आप गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकें कि देखिए ये प्लान है, आप इस पर अमल दरामद कीजिए, आपको निजात मिल जाएगी सूद जो देने हैं उनसे भी और कर्जों से भी और महंगाई से भी? बिल्कुल, हमारे साथ प्लान मौजूद है, हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद है, और इस हुकूमत को हमने कई बार दिया भी है। आप मौजूदा जो सिस्टम है जुल्म और जबर और इस्तेसाल का, सूद का और झूठ का, इससे तौबा तो कर लेना। ये कोई बहाना नहीं है कि पुरानी हुकूमतों ने कर्ज लिए हैं, पुरानी हुकूमतों ने कर्ज लिए, गलती की है तो आप तो गलती ना करते ना जी, आपने तो उनसे ज़्यादा लिए है। पुराने लोगों ने झूठ बोला है तो आप ना बोलते ना, आप तो उससे ज़्यादा बोल रहे हैं। पुराने हुकूमतों ने सबज बाग दिखाए और कुछ नहीं किया तो आप हकीकत पसंद होते, सच्ची बात करते, आप भी तो नहीं करते हैं। इसलिए एक देखिए माशियत की बात भी है ना, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है
کہ کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، قرآن کا معاشی فلسفہ یہی ہے کہ جو دولت ہے یہ چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں دولت چند ہاتھوں میں جمع ہے، اور جو غریب ہے کل بھی غریب، آج بھی غریب، اور ان کے آئندہ نسلیں بھی غریب۔ آپ بات کرتے ہیں مدینہ کی اسلامی ریاست کا اور سینے سے لگائے ہیں سودی نظام، آپ بات کرتے ہیں مدینہ کی اسلامی ریاست کا اور دیکھتے ہیں امریکہ اور برطانیہ کی طرف۔ اس لیے یہ دیکھیں، اگر آپ اپنے ایک گھر کا چوکیدار ایسے نہیں رکھتے ہیں جن پر آپ کا اعتماد نہ ہو کہ میرے گھر کی چوکیداری کرے گا، آپ اس کو نہیں رکھتے، آپ ان کو تنخواہ نہیں دیتے، تو اللہ کیسے آپ سے محبت کرے گا؟ اللہ نعوذ باللہ نہ غریب ہے جو ہمیں نہیں دے سکتا ہے، وہ ہمیں دے سکتا ہے۔ اس نے ہمیں 5 دریاؤں سے نہیں نوازا، اس نے ہمیں 60 سالوں میں ایک ایٹمی پاور نہیں بنایا، اس نے ہمیں طرح طرح کے موسموں سے نہیں نوازا، اس نے ہمیں زمین سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ اب میرا اور آپ کا کام ہے نا کہ اتنی بڑی زمین، اس میں 39% زمین زرخیز ہے اور باقی بنجر پڑی ہے۔ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس بنجر زمین کو آباد کیوں نہیں کیا۔ اللہ کا تو حکم یہی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خود بھی پڑھو اور بچوں کو بھی پڑھاؤ، لیکن 2.5 کروڑ بچے آپ کے تعلیمی اداروں سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ تو میں اس لیے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بخدا ایک خوبصورت نظام موجود ہے اسلامی نظام کی صورت میں۔ یہ رحمت للعالمین کا نظام ہے، یہ رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، اخوت ہے، اس میں محبت ہے، بھائی چارہ ہے، مساوات ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ عدل کے نظام میں محمود اور ایاز ایک سب پہ نظر آئے گا، لیکن اس نظام میں نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے، نہ شریعت ہے، نہ رحمت اور برکت اور نہ قوت ہے، نفسا نفسی ہے، نفرت ہے، تعصب ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور ایک دوسرے کے مال اور اسباب پر، قوم کے بیت المال پر قبضہ ہے۔ اس لیے اس قبضہ گروپ سے اپنے ملک کو نجات دلانے کے لیے ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ اس جدوجہد میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ ایک باضمیر پاکستانی کی حیثیت سے آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بڑی فصاحت کے ساتھ امیر جماعت اسلامی نے وضاحت کی ہے اس نظریاتی اختلاف کی جو کہ ان کو اس وقت حکومت سے ہے، اور میرا خیال ہے یہی وہ وجوہات انہوں نے بھی بیان کر دی جس کی وجہ سے پی ڈی ایم میں شامل ان کو نظریاتی اختلاف دونوں سے، حکومت سے بھی اور پی ڈی ایم سے بھی ہے۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اپنے کیسز کے لیے، اپنے معاملات سیٹ کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور یہ وہی بات ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی کرتی ہے۔ سو یہ ایک صورتحال آپ کے سامنے اس وقت جو کہ ملک کی سیاسی صورتحال ہے۔ بریک کی طرف ہمیں چلنا ہے اور بریک کے بعد پھر ہم آپ سے ملیں گے۔ Stay with us.